नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। पूरी रफ्तार और विश्लेषण के साथ शुरू करते हैं खबरों का ये तेज सफर। भूमि अधिग्रहण बिल पे केंद्र सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस, तमाम विरोधी दलों का साथ होने का भी किया दावा। लखनऊ में मीडिया से मुखातिब हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने पीएम मोदी को झूठा करार देने के साथ ही 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल को फिर से लागू करने की मांग दोहराई है। साथ ही माना कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा के अंदर और बाहर अपना विरोध जारी रखेगी। 2013 के कानून का एक मूल सिद्धांत था किसानों को 4 गुना मुआवजा बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने किसी पर कोई मेहरबानी नहीं की है, कोई नई चीज नहीं की है। आगामी 19 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी अभी से सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। भारी ओलावृष्टि और असमय बरसात से किसानों के हुए नुकसान के आकलन के लिए आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रामकृपाल यादव और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ आगरा के अछनेरा में किसानों से सीधे बात करने पहुंचे। गडकरी ने किसानों के बीच बात करते हुए आश्वासन दिया कि संकट के इस समय में केंद्र सरकार उनके साथ है। गडकरी ने किसानों से कहा कि इस मुश्किल समय में हिम्मत की जरूरत है, न कि आत्महत्या की। बाद में गडकरी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की जाति देखकर सर्वे न करे। इस बीच गडकरी ने यह भी बताया कि कई किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की राशि मिलने पर बताया है कि काफी भ्रष्टाचार के मामले सामने देखने को मिले हैं, जिसके चलते अब केंद्र सरकार सीधे किसानों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करेगी। ओलावृष्टि के कारण पूरी बर्बाद हो गई। अभी मुझे दिखाया किसानों ने, मुझे बहुत दुख है इस बात का। मैं किसान हूं, मैं आपके दुख और दर्द को समझ सकता हूं। किसानों की बर्बादी पर कोई भी इस बार राजनीतिक अवसरवादिता का कोई भी मौका चूकने से नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के मुद्दे पर ऐलान किया कि सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और किसानों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। आज की कैबिनेट बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, इसमें तबादला नीति नए सेशन के साथ शुरू हुई। 30 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर सेशन रहेगा। इसमें कई सारे ऐसे अलग अलग वर्ग होंगे। इसमें 6 साल और 10 साल से एक ही पद पर एक ही जगह जमे हुए अधिकारियों को भी हटाया जाएगा। कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। बालिकाओं के लिए 300 बालिका विद्यालयों में जो है शौचालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के 5000 कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला किया है। साथ ही साथ कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले कई सारे पुल और सड़कों को भी लेकर के उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यह कहना था कि अब तक किसानों को आई हुई मदद में 200 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए गए, जबकि केंद्र सरकार की ओर से महज 40 करोड़ रुपए की सहायता अब तक किसानों को मुहैया कराई गई है। दिल्ली में कल जिन 11 मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनमें वाराणसी के शहर काजी मौलाना गुलाम यासीन भी थे। मौलाना गुलाम यासीन ने प्रधानमंत्री से मुस्लिमों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और सहूलियत दिए जाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुस्लिम युवाओं में बढ़ती कट्टरता, आतंकवाद के खतरे जैसी चिंताओं को पीएम के सामने रखा। साथ ही वक्फ बोर्ड और मदरसों की संपत्तियों का मुद्दा भी उठाया। मुस्लिम नौजवानों की बेहतर शिक्षा के लिए मदद भी मांगी। मुलाकात के बाद पीएम ने ट्वीट कर कहा कि मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ अच्छी बैठक हुई। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री ने सरकार की ओर से पूरा सहयोग एवं भरोसा दिया। वाराणसी के शहर काजी ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो गंगा जमुनी तहजीब को और मजबूत करने की दिशा में पहल करें। जजों की नियुक्ति के लिए बने एनजेएसी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए अब बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 3 जज की जगह 5 जजों वाली पीठ करेगी।
दरअसल हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार ने 20 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, जिसके खिलाफ कई वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए एनजेएसी की नियुक्ति करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एनजेएसी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे बड़ी पीठ के हवाले कर दिया है। आखिर जजों की नियुक्ति का सही आधार क्या हो? क्या एक बार फिर से कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया जाए या फिर केंद्र सरकार की मांग को ही माना जाए? इस पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज राजधानी लखनऊ में 5 कालीदास स्थित अपने सरकारी आवास पर गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत 600 करोड़ रुपया पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट में घोषित कर चुकी है। पूरी योजना के तहत गोमती का मेकओवर किया जाना है, पूरा रिवर फ्रंट डेवलप किया जाना है। 16 किलोमीटर से ज्यादा रिवर फ्रंट पर दीवारें बनाई जाएंगी दोनों तरफ, दोनों तटों पर, और एक सौंदर्यीकरण की एक नई डिजाइन जो है वो डेवलप की जाएगी। हालांकि पहले भी इस तरह की कोशिश हो चुकी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले भी गोमती को सफाई करने के कई सारे ढोंग हुए, लेकिन उनकी सरकार गोमती के सफाई को लेकर के प्रतिबद्ध है और इसीलिए सरकार ने इतनी बड़ी योजना बनाई है। साबरमती के तट के तर्ज पर इसका पूरा विकास किया जाएगा और एक पूरा कॉरिडोर जो है वो पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया कि बुंदेलखंड की कई और नदियों के साथ भी गोमती जैसे ही विकास किया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में नदियों के दूर बहु सकते हैं और शायद इसी के बाद नदियों के विकास के साथ शहरों में साफ सफाई की नजर से भी विकास हो सकेगा। और कोशिश सिंचाई विभाग को ये करनी चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो डिजाइन हो जो आपकी वो है, एक भी नाला गोमती में अब न आए, और जिस समय एक भी नाला नहीं आएगा गोमती अपने आप साफ सुथरी दिखाई देगी। इस प्रयास में जो आपने डिजाइन कंस्ट्रक्शन जो होने जा रहा है, मैं समझता हूं जहां और शहरों में थोड़ी बहुत कोशिश हुई है, देश में लखनऊ सबसे बड़ा शहर होगा जहां सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनकर के तैयार होगा। यूपी पीसीएस पेपर लीक मामले में छात्रों ने अब अपनी लड़ाई तेज कर दी है। कानूनी लड़ाई के साथ साथ छात्रों ने अब सड़कों में उतरकर भी अपना आंदोलन चलाने का फैसला किया है। पीसीएस पेपर लीक मामले में पूरी परीक्षा दोबारा कराने और पिछले 3 साल की परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने को लेकर अब प्रतियोगी छात्रों ने अपना क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इस अनशन के दौरान कांग्रेस की नेता रीता जोशी बहुगुणा उनसे मिलने आई और उन्हें सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया। इसमें छात्रों ने भाजपा के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह से भी मुलाकात की और अपनी मांगे उनके सामने रखी। छात्रों ने कहा है कि भाजपा अगर सीबीआई मांग की उनकी प्रक्रिया को 15 दिन के अंदर शुरू नहीं करती तो वो सामूहिक रूप से आत्मदाह करने के लिए भाजपा के दिल्ली स्थित कार्यालय पहुंच जाएंगे। पेपर लीक मामले में प्रतियोगी छात्र अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, जबकि सरकार का जो रवैया है वो भी काफी अड़ियल भरा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि इस समस्या का यूपी के डीजीपी ए.के. जैन को एक्सटेंशन देने के मामले में यूपी सरकार घिरती नजर आ रही। लखनऊ हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि ए.के. जैन को किस आधार पर एक्सटेंशन दिया गया। हाईकोर्ट ने एक्सटेंशन की संस्तुति का पत्र भी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। मामले में 9 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें यूपी के पुलिस महानिदेशक अरविंद कुमार जैन ने सेवा विस्तार में 3 दशक का इतिहास रचा है। केंद्र सरकार ने उन्हें 3 महीने का सेवा विस्तार दिया है। अब उनका कार्यकाल 30 जून तक होगा। इससे पहले साल 1983 में तत्कालीन डीजीपी श्रीश चंद्र दीक्षित को सेवा विस्तार मिला था। अच्छी तनख्वाह और सुख सुविधाओं के लालच में नौकरी के लिए विदेश गए करीब 150 लोगों को सऊदी अरब के दमाम में बंधक बनाने का मामला सामने आया। बंधक बनाए गए लोगों के पास वापसी के टिकट के पैसे भी नहीं हैं। इन्हें कमरे में बंधक बनाकर रखा गया है और इन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा। इसका खुलासा सऊदी अरब से लौटे बिजनौर के कुछ लोगों ने किया है। मदद की गुहार लगाते हुए इन लोगों ने बंधक बनाए गए अपने साथियों का वीडियो भी जारी किया है। वापस लौटे लोगों के मुताबिक उन्हें दिल्ली के ओखला के फैज नामक एजेंट ने अच्छी नौकरी का लालच देकर सऊदी अरब भेजा था, लेकिन अच्छी नौकरी तो मिली नहीं, उल्टा वहां उन्हें बंधक बना लिया गया। वहाँ पे जो है हमारे 100-150 बंदे हैं
जो फंसे हैं हिंदू मुसलमान, ना तो सर वो खाने को दे रहा है और मारता है, और ना ही जो है सोने के लिए है, ना बेड शीट है, ना कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। और 138 बंदे से और जाने वाले हैं, उनको रोका जाए कि उनके चूल्हे जो है ठंडे ना हो। सऊदी अरब से वापस लौटे आबिद ने आरोप लगाया है कि दिल्ली का एजेंट 138 लोगों को और अभी सऊदी अरब भेजने वाला है, जिन्हें वहां बंधक बनाया जाएगा। मैनपुरी में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया। जौनपुर का रहने वाला आरोपी शख्स बांदा के डीएम सुरेश कुमार के नाम पर ठगी करता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब इस शातिर ठग ने प्रभुदयाल नाम के एक शख्स को अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने खुद को बांदा का डीएम बताते हुए प्रभुदयाल को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में नियुक्ति का झांसा दिया और हर कैंडिडेट के लिए 3-3 लाख रुपए मांगे। प्रभुदयाल ने 2 लोगों की भर्ती के लिए 2 लाख रुपए सुरेश के खाते में जमा करा दिए, लेकिन जब बांदा जाकर छानबीन हुई तो फर्जी आईएएस की ठगी का खुलासा हुआ। फर्जी आईएएस बनकर एलबीएस एकेडमी में रहने वाली रूबी चौधरी को लेकर आज देहरादून से एसआईटी की टीम मेरठ पहुंची। एसआईटी की टीम ने मेरठ की गंगा सागर कॉलोनी में स्थित F83 मकान में छानबीन की। ये घर रूबी के पति के भाई करण पाल का है। शादी के बाद रूबी इस मकान में आईएएस अधिकारी के रूप में रहा करती थी। एसआईटी की टीम ने मकान में घंटों जांच पड़ताल की। हालांकि एसआईटी के किसी भी सदस्य ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। वहीं प्रेसिडेंट के साथ रूबी चौधरी का फोटो सामने आने के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर रूबी चौधरी प्रेसिडेंट के नजदीक पहुंची कैसे? अकेले देव सिंह की क्या इतनी हैसियत है कि वो उसे प्रेसिडेंट के नजदीक तक पहुंचा सके? क्योंकि वीवीआईपी विजिट और फोटो सेशन से पहले गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी दी जाती है। जब कोई कैंपस के अंदर जो है वो की सुरक्षा जो है वो जो कैंपस के मैनेजमेंट है वही उसको देखती है। और जहां तक एलबीएस एनए का सवाल है, वो एक केंद्रीय संस्था है, उनको आईटीबीपी में मिली हुई है सुरक्षा के लिए। उनके अपने काफी सुरक्षा गार्ड हैं, उनकी अपनी पूरी फैकल्टी है। उसके अंदर जो जिले की पुलिस है वो इंटरनल सुरक्षा का इंतजाम वहां पे नहीं करती। और जब भी कोई वीवीआईपी वहां पे आते हैं तो जिला पुलिस की जिम्मेदारी जो सिक्योरिटी की है वो केवल उनके गेट्स तक की है, और अंदर की जिम्मेदारी जो है वो वहां की उनकी अपनी है। लेकिन साथ में हमारी असिस्टेंस रहती है, और जो भी वहां की कि कौन कौन साथ में खड़ा होकर फोटो खिंचवाएगा और कौन वहां पे उसकी क्या आइडेंटिटी है, इसका पूरे का पूरा दायित्व जो है वो अकेडमी का है और किसी भी प्रशासनिक संस्था का नहीं है। मथुरा में दिल्ली से घूमने आई एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। युवती ने 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। अपनी महिला मित्र के साथ मथुरा घूमने आई पीड़ित युवती ने होटल संचालक और उसके अन्य साथी पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भेजकर आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। इस घटना ने पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ पर्यटन स्थलों पर चल रहे होटलों पर भी अब सख्ती की जरूरत सरकार के सामने लाकर खड़ी कर दी है। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, इसके लिए उनकी शिकायत पे उनको मेडिकल पे भेजा जा चुका है और विधिक कार्रवाई इसमें और आगे की जाएगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस आखिरकार इस पूरे मामले में क्या सबक ले पाती है। कौशाम्बी में आज 2 लड़कियों ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया मामला समलैंगिक संबंधों का नजर आ रहा है। कौशाम्बी के सुजातपुर स्टेशन के पास आज सुबह 2 किशोरियों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान पता लगाया कि दोनों किशोरियां पिछले कई महीने से एक साथ ही रहती थी, लेकिन कल दोपहर दोनों किशोरियों के मां बाप ने दोनों लड़कियों को एक दूसरे से दूर रहने की हिदायत देते हुए जमकर फटकार लगाई थी और उसी के बाद देर रात से दोनों लड़कियां गायब हो गई थीं। थाना कोकरा क्षेत्र में आज रात में 10 से 12 के बीच में 2 लड़कियां, जो एक बुआ थी एक उसकी भतीजी थी, उन लोगों ने ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर लिया। उनके पिता ने बताया कि लड़कियों को उनकी माता द्वारा डांटा गया था
फिलहाल पुलिस जांच की बात कहकर मौत के असल कारणों को छिपाने में लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके चलते प्रथम दृष्टया मामला समलैंगिक संबंधों का ही लग रहा है। पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार हुए कुख्यात भूरा को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। भूरा ने तकनीक का इस्तेमाल करके पुलिस को कई महीनों तक छकाए रखा। बागपत पुलिस ने भूरा को पटियाला से रिमांड पर ले लिया है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। भूरा ने पुलिस को बताया है कि वो किस तरह भागने और पुलिस को छकाने में तकनीक का इस्तेमाल करता था। तकनीक के इस्तेमाल से ही वो पुलिस से 2 कदम आगे रहा और चकमा देकर हर बार बचता रहा। भूरा ने अपने साथियों से फोन की बजाय व्हाट्सएप पर बात की और संदेशों का आदान प्रदान किया। इतना ही नहीं, उसने फरारी के दौरान जीपीएस से रास्तों की जानकारी दी और लगातार गाड़ियां बदलता रहा। जिस तरह से भूरा ने तकनीक का इस्तेमाल करके पुलिस को कई महीनों तक छकाए रखा, उससे एक बात तो साफ है कि पुलिस के तंत्र को और ज्यादा मजबूत और टेक्नो फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर बदमाश इस तरह तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होगा। देवरिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुई चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फरार सिपाही श्री प्रकाश के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने श्री प्रकाश के बेटे प्रशांत को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक प्रकाश भी बैंक डकैती में शामिल था। आपको बता दें कि मामले में फरार चल रहे सिपाही श्री प्रकाश सिंह को बर्खास्त कर दिया है। श्री प्रकाश पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस के मुताबिक नोटों की गिनती के दौरान बैंक में 65 लाख रुपए मिले थे। कुल चोरी अब 2,12,70,000 की बताई जा रही है। पहले ये रकम 2.25 करोड़ की बताई जा रही थी। पुलिस की मिली भगत से हुई चोरी की वारदात ने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चोरी हुई रकम की अभी तक पूरी रिकवरी नहीं हुई है। मुरादाबाद में पुलिसिया सिस्टम पर बेहद गंभीर सवाल उठे हैं। यहां लूट और हत्या की कोशिश में आरोपी एक शख्स को यूपी पुलिस में एंट्री दे दी गई। मुरादाबाद का रहने वाला पुरुषोत्तम लूट और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों में वांछित है और उस पर केस भी दर्ज है। बावजूद इसके पुरुषोत्तम को पुलिस में नौकरी मिल गई। मामला 2008 का है, जब करतार सिंह नाम के शख्स से 4 बदमाशों ने कार लूटी थी और पिटाई करने के बाद पेड़ से बांधकर भाग गए थे। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन पुरुषोत्तम नाम का युवक चार्जशीट दायर होने के बावजूद फरार था। कई सालों बाद जब पीड़ित ने पुरुषोत्तम को पुलिस विभाग में नौकरी करते देखा तो मामले की शिकायत बड़े अधिकारियों से की, जिसके बाद उसे सस्पेंड तो कर दिया गया, मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ दिन बाद उसे फिर नौकरी में बहाल कर दिया गया। मामले की शिकायत जब सूचना आयुक्त लखनऊ तक पहुंची तो उन्होंने आरोपी की भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी डीजीपी से मांगी है। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 41 में पैरालाइज से ग्रस्त एक युवक की आंखों के सामने उसकी मां की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 41 में रहने वाली राखी गुप्ता की दिन दहाड़े उनके घर के अंदर गला रेत कर हत्या कर दी गई। उस वक्त उनका बेटा, जिसकी उम्र करीब 22 साल है, पैरालाइज से ग्रस्त है, घर में ही मौजूद था और बेटा घटना के बाद बेड के नीचे पड़ा हुआ मिला। उसको भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। पैरालाइज से इस कदर ग्रस्त है ये युवक के अपने हाथ पैर नहीं चला सकता है और ना ही बात कर पाता है, जिसके चलते अब आगे की कड़ी जोड़ना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। वहीं पीड़ित परिवार भी इस घटना के बाद से बेहद सदमे में है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जो भी आरोपी था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है इस मामले में। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है और पैरालाइज से ग्रस्त युवक निजी अस्पताल में इलाज करा रहा है। मेरठ में आज दिन निकलते ही हुए डबल मर्डर के साथ साथ भरोसे का भी कत्ल होता नजर आया। मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के हीरा गार्डन कॉलोनी का है, जहां हरियाणा की लोकगीत गायिका ललिता शर्मा व उनके पति मोनू की उनके घर में रहने वाले नौकर सलमान ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी। खून से लथपथ शव बयां कर रहे थे कि किस दरिंदगी के साथ हत्या की गई।
घर के नौकर ने लूट को अंजाम देने के बाद दोनों पति पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल इस घटना का चश्मदीद और कोई नहीं बल्कि उनका 8 साल का बेटा आयान बना, जिसने यह पूरी घटना बदहवासी में बयां की। एरा गार्डन थाना ब्रह्मपुरी में पति पत्नी की यहाँ पे हत्या हुई है और घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। ये घटना एक नौकर और एक रिश्तेदार के द्वारा की गई। विशेष टीमों का गठन किया गया और जल्दी हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। मेरठ के एरा गार्डन कॉलोनी में हत्यारे नौकर ने विश्वासघात की ऐसी इबारत लिखी जिसमें उसने अपने मालिकों का भरोसा ही नहीं तोड़ा बल्कि उन्हें बेरहमी से मौत के घाट तक उतार दिया। इलाहाबाद में डॉक्टर अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डॉक्टर सौरभ रॉय को बरामद कर लिया है, साथ ही 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि डॉक्टर को अगवा करने वाले दोनों आरोपी बेरोजगार थे। दोनों ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए डॉक्टर का अपहरण किया। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को डॉक्टर सौरभ राय का मेजा इलाके से अपहरण हो गया था और 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी। तहसील दिवस यानी कि जनता की समस्याओं के निस्तारण का दिन, ऐसा जनता समझती है, लेकिन मऊ में आला अधिकारी तहसील दिवस को शायद पिकनिक स्पॉट समझकर मौज मस्ती करने पहुंच जाते हैं, जिसकी तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पूरा मामला सदर कोतवाली का है, जहां पर तहसील दिवस का आयोजन किया गया था और जिले के आला अधिकारी, डीएम, एसपी, सीडीओ, डीएफओ समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। कौशाम्बी के सैनी इलाके में देवीगंज थाने में तैनात 2 सिपाहियों विनोद दुबे और राज बहादुर ने कड़ाधाम मेले में जमकर हंगामा किया। ये दोनों सिपाही शराब के नशे में कार्यस्थल पहुंचे और बार बालाओं के साथ डांस करने में मशगूल हो गए। इस दौरान उन्होंने खूब रुपए भी लुटाए। जब आयोजकों ने उन्हें मना किया तो दोनों ने अपनी वर्दी का रौब दिखाया। जब एसपी को इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने वीडियो क्लिप देखा और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। रिजर्व बैंक ने किया मौद्रिक नीति का ऐलान। कैश रिजर्व रेशो और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। इसमें कैश रिजर्व रेशो और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अनुमान के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 7.5% ही रहने दिया है। ब्याज दर को लेकर पहले ही ये अनुमान व्यक्त किया गया था कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इस साल के अंत में पॉलिसी मीटिंग के बाहर डॉक्टर राजन ने ऐसे संकेत दिए थे। अन्य अहम दर सीआरआर में भी आरबीआई ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसे 4% ही रहने दिया है। गौरतलब है कि सीआरआर या कैश रिजर्व रेशो वह राशि है जो बैंकों को आरबीआई के पास जमा करनी होती है। जानकार मानते हैं कि ऑटो लोन और होम लोन में कमी की निकट भविष्य में उम्मीद कम है। इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा।